इससे पहले कितनी मुलाकातें हुई आपकी प्रतीक भूषण सिंह से? जब ये हमारी पार्टी में थे, इनके पिता हमारी पार्टी में थे, उस टाइम एक दो रैली में हम लोग साथ में मोटरसाइकिल पे घूमे और ये भी समाजवादी का झंडा उठा के घूम रहे थे, मैं भी समाजवादी का झंडा उठा रहा था। ये भी मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद लगा रहे थे और अखिलेश यादव जिंदाबाद, मैं भी मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद लगा था। स्वर्गीय पंडित सिंह और बृजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक अदावत शुरू होने से पहले उनकी मित्रता हुआ करती थी। क्या ऐसी कोई मित्रता सूरज सिंह और प्रतीक भूषण शरण सिंह के बीच में है? मैं बचपन में था तो जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने जाना, तब से ये माना कि राजनीतिक विरोधी या अन्य तरफ के विरोधी कोई भी है तो वो सांसद कैसरगंज जी हैं। क्या लगता है जो आप पहरा दे रहे थे नवीन गल्ला मंडी पर, वो पहरा देना आपका सार्थक रहा या फिर कुछ खेला हो गया? बहुत शातिर लोग हैं, उन शातिर से निपटना मुझे आता है। उस समय थोड़ा हम पिछड़ गए, लेकिन आगे भविष्य में कभी ऐसा हमसे गलती नहीं होगी। कि जब दो राजनीतिक प्रतिद्वंदी मिलते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है? दो राजनीतिक जब मिलते हैं तो उनको मुस्कुरा के मिल लेना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं है। गले तो मैं कभी मिला नहीं और कोशिश करूंगा कि गले अगर कोई मिलना चाहेगा तो मिल लूंगा, मुझे कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। 19 दिसंबर 2022 इस तारीख को न्यायालय द्वारा पंडित सिंह पर हुए हमले में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया जाता है। तो क्या सूरज सिंह और उनका परिवार आगे हाईकोर्ट में अपील करेगा? हाईकोर्ट में अपील हो गई थी, 2 डेट्स आ चुकी हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई और हम लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे। इस पूरे देवी पाटन मंडल में हर व्यक्ति जानता है कि घटना के पीछे कौन था, घटना किसने कराई, घटना किसने करी। सूरज सिंह ने गोंडा की जनता के लिए विपक्ष में बैठकर कौन कौन से मुद्दे उठाए? एक बड़ी बेशकीमती जमीन को कुछ सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई, फिर खनन का मामला आया, उसमें आपके द्वारा और आपकी पार्टी के द्वारा कोई स्टैंड नहीं लिया गया। विश्वविद्यालय की लड़ाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या क्षेत्रवाद की लड़ाई है? लोगों ने कहा कि विश्वविद्यालय मामले पर जब बगल के जिले बलरामपुर में एसपी यादव समेत तमाम नेता पत्र लिख रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ किया नहीं और अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? निश्चित रूप से लोकसभा कैसरगंज हमारे पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी लड़े थे और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात करी है हम लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आशीर्वाद देंगे तो हम लोग कैसरगंज से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। पूर्ण आनंद सिंह जी रहे हों, चाहे माननीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा रहे हों, चाहे माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह रहे हों कैसरगंज, ये सब समाजवादी पार्टी के झंडे के तले आए। अगर कोई एक परिवार है जिसने सिर्फ एक पार्टी का झंडा उठाया तो माननीय मंत्री पंडित सिंह जी का परिवार। सभी नेता जिला अध्यक्ष उस समय के पप्पू यादव को हटवाने के लिए लखनऊ गए हुए हैं। क्या कोई नाराजगी चल रही थी सूरज सिंह उस समय, क्योंकि सूरज सिंह भी गोंडा में मौजूद नहीं थे? देवी पाटन मंडल में जब कभी भी बात राजनीति की होती है तो राजनीति के बड़े चेहरों में एक चेहरा, समाजवादी पार्टी के एक नेता, एक नुमाइंदे विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह का नाम बार बार बेतरा याद आता है। जब बात पंडित सिंह की आती है तो उनका राजनीति में वर्चस्व भी दिखता है और दिखता है बल्लीपुर से यूपी विधानसभा का कई बार सफर। इस सफर में उनको चिकित्सा, शिक्षा, कृषि मंत्री के पद भी मिलते हैं। फिर साल 2021 का कोरोना काल का मुश्किल दौर भी आता है जब गोंडा के इस नेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी अंगुली को पकड़कर राजनीति के गुणों को सीखने वाले भतीजे सूरज सिंह ने राजनीति की विरासत को संभाल रखा है, जो आज हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है नेताजी क्या हाल में हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सवालों का सिलसिला शुरू करें इसके पहले हम उस समय की बात जानना चाहेंगे जब आपने मैट्रिक की पढ़ाई खत्म की थी और उसके बाद आपने राजनीति में प्रवेश किया था। देखिए, शुरुआती शिक्षा जो थी वो नवाबगंज, एक कस्बा जो है हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहाँ पर एक आदर्श बाल विद्या मंदिर नाम का एक छोटा सा विद्यालय था। वहाँ से मेरे पेरेंट्स ने एडमिशन कराया और कक्षा नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक हम लोग वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद लखनऊ के एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में एडमिशन लिए। बोर्डिंग हाउस में रहे लगभग 8 साल हम लोग बोर्डिंग हाउस में रहकर वहाँ पढ़ाई की। वहाँ से निकलने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हम लोग AKTU, जो पहले UPTU था, वहाँ से हमने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन MBA का कोर्स किया। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब राजनीति में कोई व्यक्ति अपने पांव जमाना चाहता हो तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो लोग साक्षर नहीं, उनको राजनीति करने में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आज जैसे देखिए हम लोग गोंडा में विश्वविद्यालय की मांग के लिए लगे हुए हैं, तो जो छात्र हैं, जो आज का युवा है, वो कहीं ना कहीं शिक्षित होना भी चाहता है और शिक्षित नेता को भी पसंद करना चाहता है। तो शिक्षा का महत्व राजनीति में बहुत ज़्यादा है। जी, राजनीति में आने से पहले आपकी विचारधारा क्या थी? देखिए, विचारधारा राजनीति में आने से पहले तो मैं क्लास में स्कूलिंग थी और स्कूल के बाद कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पढ़ाई करी, लेकिन मैंने समाजवाद को ही पढ़ा है। डॉक्टर लोहिया को भी पढ़ा, लोहिया को ज़्यादा पढ़ा राजनीति में आने के बाद। और हमारे पार्टी के नेता जो वाकई में जिनको नेता कहा जा सकता है और लोग कहते हैं,
धरती पुत्र भी कहा जाता है, माननीय मुलायम सिंह यादव। संघर्ष का जो उन्होंने एक पैमाना सेट किया है, मैं समझता हूँ कि जितना संघर्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है, उतना संघर्ष राजनीति में शायद ही किसी ने किया हो। तो एक तरह से वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके संघर्ष को भी हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं और लोहिया की विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं। क्या आप राजनीति में विरासतीय तौर पर आए या कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि मेरे फादर जो हैं स्मृति सेठ पंडित सिंह जी जो हैं, वो राजनीति से थे और हमको उन्हीं से जोड़ा जाएगा तो विरासत आप कह सकते हो। लेकिन हमने राजनीति का ककारा बहुत छोटे से ही, बचपन से ही सीखा, क्योंकि घर में राजनीतिक माहौल रहता था, अंदर हो या बाहर लोगों का आना जाना, तमाम जनता की सेवा करना, तमाम तरह की उनकी मदद करना। मैं जब क्लास 10th पास हुआ, उसके बाद से कभी कभी जब छुट्टियों में घर आता था तो मंत्री जी मुझे बराबर शहर के और गांव के न्योता जो होता था, निमंत्रण, उनमें भेजा करते थे। तो मुझे लगता था कि नहीं, ठीक है, इसमें भी, राजनीति में भी रहकर लोगों की सेवा की जा सकती है। तो हमने एक पैमाना सेट किया कि नहीं, ठीक है, हम ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि राजनीति में ही लोगों की सेवा का माध्यम बनकर और अपना काम आगे बढ़ाते रहें। जी। एक गोलीकांड में आपके पिता की मृत्यु हो जाती है, उस घटना के बारे में आपको कितना बताया गया? देखिए, मेरे पिता स्मृति से रविंद्र सिंह जी, जो मेरे जन्म से पहले ही उनकी हत्या कह सकते हैं या डेथ कह सकते हैं, हुई थी। और मुझे मेरे घर में आज तक कभी भी उनकी बात बहुत कम होती है। और चूँकि मेरे जन्म से पहले उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके मृत्यु के 2 महीने बाद मेरा जन्म हुआ, तो मैं समझता हूँ कि उनकी बात बहुत कम हुई। और मैंने अपने पिता के रूप में निश्चित रूप से नाम स्वर्गीय रविंद्र सिंह जी का है, लेकिन पिता के रूप में हमेशा माननीय मंत्री जी को पाया। और मंत्री जी ने मुझे बेटे से ज़्यादा प्यार दिया। हम 5 भाई हैं, हमारे घर में हम 5 भाई हैं, हम सब जॉइंट फैमिली है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारा परिवार एकत्रित है, एकजुट है, और हम लोग सारी, कोई भी काम, दुख या सुख में सब साथ में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी मंत्री जी ने एक पिता की कमी खलने नहीं दी मुझे। पंडित सिंह जी से जुड़ी इस मंडल में हजार की विदंतियां हैं, कोई ऐसा किस्सा जो आपको बार बार याद आता हो? देखिए, बहुत सारे किस्से हैं, किस्सों की तो कमी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मंत्री जी के अंदर एक भाव था, किस तरह से वो जनता से कनेक्टेड थे, एक दूसरे को ऐसा महसूस कराते थे कि नहीं, आप मेरे परिवार से अलग नहीं हो, आप हमारे परिवार के ही हो। और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता था कि हमारे परिवार का मुखिया आज मंत्री जी हैं। मंत्री जी के होते हुए लोग ये कहते थे कि मंत्री चाहे सरकार में हो या सरकार से बाहर हो, सत्ता में हो या ना हो, उनका एक विश्वास था कि मंत्री जी हैं तो हमें देख लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो हमें संभाल लेंगे। आज वो कमी खलती है लोगों को, और आज वो जो कमी खल रही है, उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मंत्री जी आज नहीं है, उसके बाद भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों से उसी तरह से भाव रखूँ, उसी तरह से लोगों का आदर सम्मान करूँ, छोटों को प्यार दूँ और सबको जोड़ के चलूँ जिस तरह से मंत्री जी चलते थे। कोई ऐसी बात जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो? जन सेवा जो मंत्री जी के अंदर उनके खून में था, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और मैं देखता हूँ कि रात के 2 बजे, जब कभी कभी मैं मंत्री जी का कभी कभी पैर दबाते हुए उनके बगल में ही सो जाता था, तो रात के 2-2:30 बजे भी अगर किसी व्यक्ति का फ़ोन आता था, तो ऐसा नहीं कि मंत्री जी साइलेंट कर दें या फ़ोन ना उठाएं, उनका फ़ोन पिक ना करें, वो फ़ोन तुरंत अटेंड करते थे। और अटेंड करने के बाद उसकी जो भी प्रॉब्लम होती थी, चाहे कोई स्वास्थ्य सेवा हो या कोई, मान लिया कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता था रात में, या कोई पुलिस का मामला होता था, तो उसमें मंत्री जी चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा, चाहे सुबह हो जाए, पूरा प्रयास करते थे कि वो संतुष्ट हो जाए, उसका जो काम, जिस काम से उसने किया, उस काम को पूरी तरह से निभा लें। और कई बार लोगों ने कहा, हमारे एक पार्टी के ही नेता, उन्होंने मंत्री से एक बार कहा कि मंत्री जी, आप 2 बजे रात में लोगों से बात करना शुरू करते हैं, सुबह तक आप सोते कब हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये रात के 2 बजे फ़ोन करने वाला व्यक्ति जो है, वो निश्चित रूप से परेशान होगा, हमको खुश होकर कोई रात के 2 बजे फ़ोन नहीं करेगा। तो 2 बजे अगर मैं फ़ोन उठाकर उसका एक बार काम कर दूंगा, तो जीवन भर का वो हमारा हो जाएगा। तो ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। और मैं भी प्रयास करता हूँ कि उनका नंबर जो 94-150-36-018 था, आज भी वो नंबर मैंने चालू कर रखा है और मेरे पास ही रहता है। मैं भी प्रयास करता हूँ कि रात के 2 बजे भी कोई फ़ोन करे तो मैं उसको अटेंड करूँ, उसका काम जो हो करके दिखाऊँ। ठीक बात है। 2022 के चुनाव पर आते हैं। 2022 के चुनाव में मतदान के ठीक बाद सूरज सिंह अपने दल बल के साथ नवीन गल्ला मंडी पर पहुंचते हैं मतपेटिकाओं की रखवाली करने के लिए। किस बात का डर था समाजवादी के नेताओं को? देखिए, जैसा कि तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे, उन वीडियोज़ में दिखाया जा रहा था कि आज मतपेटी यहाँ पकड़ी गई, आज गाड़ी पे ये हुआ, ऐसा हुआ, तो एक संशय लोगों के दिमाग में बना था, जैसा शुरू से आ रहा है, ईवीएम मशीन को लेकर आ रहा है और सारी चीज़ों को लेकर आ रहा है कि मशीनें बदल जाएंगी, ये है। तो एक डर था और निश्चित रूप से चुनाव हमको लग रहा था कि हम जीत रहे हैं और जीत भी चुके थे, लेकिन चलिए किन्हीं चक्रव्यूह में फंस के हम बाहर नहीं निकल सके। लेकिन कुल मिला के डर कोई नहीं था, बस यही था कि मशीन में कुछ फेरबदल ना हो जाए। कैसा चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं आप? देखिए, चक्रव्यूह बहुत सारे थे।
वक्त 2022 का जब चुनाव था तो मेरे पिता माननीय मंत्री जी हमारे साथ नहीं थे, उनका आशीर्वाद तो था और मैं अकेला था, मेरे परिवार के सभी लोग थे और हम लोग संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी तरफ जिनसे चुनाव लड़ रहे थे वो, उनके बारे में सबको पता है। मुझे याद आती है एक घटना कि चुनाव के एक दिन पहले, जिस दिन प्रचार शाम को 5 बजे बंद होना था, उस दिन हम लोगों ने एक रोड शो किया था। जी। उस रोड शो में तमाम सारे लोग इकट्ठा हुए और इवन पूरे गोंडा से शहर के बहुत खास लोग, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों और भी व्यापारी व्यवसायी, सारे लोग इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, हम हमारे परिवार के लोग निकले थे। उसी बीच कहीं से एडिटेड वीडियो एक जारी किया गया शाम को 6 बजे। उस वीडियो में दिखाया गया कि हमारे रोड शो में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। मतलब ये वाकई में मैं ये सोच के कि इस हद तक लोग गिर सकते हैं, इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था। और उस वीडियो को पैसा देके वायरल कराया गया, तमाम सारे यूट्यूबर से, तमाम और चैनल से, जो लोग पैसे पे काम करते हैं उन सबसे पैसा देके वायरल कराया गया जी। और एक माहौल बनाया गया कि सूरज सिंह के रोड शो में इस तरह का नारा लगा। भारत माता की जय बोलने में गोंडा में सारे लोग जितने भी हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई भी वर्ग हो, मुझे नहीं लगता किसी को शर्म आएगी और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में भी किसी को शर्म नहीं आएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये जो चक्रव्यूह रचा गया उसका एक कड़ी ये भी था, जैसे कई द्वार थे, अभिमन्यु जब पेट में थे और उनकी माता को अर्जुन ने जो है चक्रव्यूह की कहानी सुनाई थी, तो वो आखिरी द्वार नहीं भेज पाए थे, वो आखिरी द्वार कहीं ना कहीं मुझसे रह गया। लेकिन ये जो युग चल रहा है इसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और कहीं ना कहीं संघर्ष के रास्ते पे चलने के बाद निखार आता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी कमी रह गई उस कमी को भी हम पूरा करेंगे और ऐसे लोग जो कुचक रचते हैं उनके साथ हम लोग निपटना अब सीख चुके हैं और आने वाले समय में वो आपको दिखेगा। बिल्कुल, वो जो आपका एडिटेड वीडियो था वो एक किसी दूसरे जिले के रैली के दौरान लगाया गया नारा था, जिसको एडिट करके लगाया गया था। हमने खंडन दिया था उस बात का। जी। तो क्या लगता है जो आप पहरा दे रहे थे नवीन गल्ला मंडी पर, वो पहरा देना आपका सार्थक रहा या फिर कुछ खेला हो गया? देखिए, मैं काउंटिंग जिस दिन हो रही थी हमारे परिवार के लोग वहाँ गए थे गल्ला जी। मंडी पर और मैं एक बधाई देना चाहता हूँ आपको कि आपने खंडन किया। इंटरनेट की आवाज़ ने इस वीडियो के जारी होने के 1 घंटे के अंदर वो वीडियो ढूंढ निकाला, असली वीडियो कहाँ का है, जी। और उसको इसमें डालकर और आपने खंडन किया। लेकिन चूंकि लोगों ने उससे पहले ही इतना उसको, मुझे भी लोगों ने कहा, हमारे अपने लोग, कि इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं समझ रहा था कि गोंडा की जनता महान जनता है, वो समझ जाएगी। बहुत सारे लोगों ने समझा भी, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, उनको बरगला के और दहने बाएं करके उनको किसी तरह से बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग इस कुचक्र में शामिल नहीं होना चाहते उसके बाद भी शामिल हो गए। तो आज कहीं ना कहीं गल्ला मंडी का जो आपने जिक्र किया है, गल्ला मंडी में लोगों ने बहुत कुछ कहा कि काउंटिंग के दिन ये हुआ वो हुआ। उससे पहले प्रशासन भी जो आया था, जो पहले यहाँ के जिलाधिकारी थे, उनसे भी थोड़ी तलखी हमारी हो गई थी। तो तमाम हमने प्रयास किया, बहुत देर से उनका ट्रांसफ़र हो पाया। चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे तमाम प्रयासों के बाद जिलाधिकारी का ट्रांसफ़र हुआ, नए जिलाधिकारी है। ठीक है, जो हुआ वो बीत गया है, अब आगे का रास्ता है। आगे के रास्ते पे मैं मंत्री जी के दिखाए हुए पचिन्हों पे चल रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा ना हो जिसको मैं असंतुष्ट कर दूँ। मैं सबको संतुष्ट करना चाहता हूँ और सबके साथ में मेल भाव से, आदर भाव से काम करना चाहता हूँ। इन सारे षड्यंत्रों, इन सारे चक्रव्यूह के पीछे कौन थे? जाहिर सी बात है, अपोजिशन जो हमारा था, जो हमसे चुनाव लड़े थे, यहाँ के विधायक सदर जो हैं वो थे, उनके पिता थे। विधायक सदर चुनाव नहीं लड़े थे, उनके पिता चुनाव लड़े थे, कई बार के एमपी हैं और उन्होंने पूरी कमान संभाल रखी थी। और जिस तरह से उन्होंने अपने बातों में, अपने बाइट्स में, अपने इंटरव्यू में कहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब उन्होंने करके दिखाया। ठीक है, उनके पास सत्ता था, शासन था और सत्ता शासन का प्रभाव भी था, बाहुबल था, धनबल था। हम उतने बाहुबली और धनबली नहीं हैं, लेकिन ठीक है, एक दिन जनता ये समझ में आएगी और जनता को समझ में आ चुका है, क्योंकि पिछले 1.5 साल 2 साल में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैं गोंडा में किसी कार्यक्रम में, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो किसी भी धर्म का या कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम हो, और लोगों के दुख सुख में शामिल होता हूँ। तो जिसके दरवाजे पर मैं जाता हूँ वो वोट के समय क्या होता है उसको नहीं, लेकिन आज वो कहता है कि भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, लोग समझ नहीं पाए। और मैं समझता हूँ कि गोंडा शहर जो है, गोंडा नगर बुद्धिजीवियों का नगर। इस शहर में जो निवासी हैं वो बहुत समझदार हैं और बहुत होशियार हैं। इसी नाते मेरा जब चुनाव हुआ तो सीधी फाइट में भी गोंडा से मैं लगभग 3,500 वोटों से शहर से जीत के आया था। शहर में मुझे लोगों ने ज़्यादा विश्वास किया, मुझे जिताया। गांव के लोग भी बहुत सीधे साधे होते हैं और किसी न किसी फुसलाने बहलाने में आ जाते हैं, तो लोगों ने बहलाया फुसलाया, तमाम बलों का प्रयोग किया, हो सकता है उनकी समझ में। लेकिन आज लोग देख रहे हैं कि हमारे दुख सुख का साथी कौन है। विधायक, वो मुझसे तो अभी कल परसों किसी ने कहा कि भैया हम लोग तय कर लिए हैं, हम ऐसा विधायक सांसद चुनेंगे जो हमको पहचाने, हम जिसको पहचाने उसको हम नहीं चुनना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी सबका नाम जानते थे,
सबको पहचानते थे, यहाँ तक कि मंत्री जी के बारे में तो ये फेमस था कि एक बार कोई फ़ोन कर देता था तो मंत्री जी इधर से उसका नाम लेके, हाँ फलाने बताओ क्या हालचाल है। तो वो जो उनका तरीका था, वो तरीका प्रयास मंत्री जी का बहुत विराट व्यक्तित्व था। वहाँ तक पहुँचने में किसी को भी अरसा लग सकता, हो सकता कभी ना पहुँचे, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि उनकी चरण चरण की जो रज है, धूल है, उसको अपने माथे पे लगाकर मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। 2017 के बाद 2022 के चुनाव में 6699 मतों से आपकी हार हुई। आप इस हार की वजह किसे मानते हैं? देखिए, मैंने एक तो आपको बताया जी। कि कुचक्र रचा गया और लोगों को बहलाने फुसलाने का काम लोग सफल भी रहे, और मैं उस कुचक्र में बिल्कुल उसका मोहरा बन गया और मैं नहीं समझ पाया। रोड शो जो हुआ, उस रोड शो से मेरा बहुत नुकसान हो गया। मेरे अपने लोग, सारे लोग बैठे हुए थे, रोड शो करना मेरे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, मैंने परमिशन मांगी थी। परमिशन जो है प्रशासन से मांगी, तत्कालीन जो वहाँ के उप जिलाधिकारी थे, उनसे मैंने रात में कहा था कि मुझे कल की परमिशन चाहिए। उन्होंने हमें तो रोक दिया कि नहीं, कल ना आपको दे रहे हैं ना उनको दे रहे हैं। लेकिन अगले दिन सुबह मुझे पता चला 11 बजे कि उनको परमिशन मिल गई है। तो मैंने उनसे बात करी कि जब उनको परमिशन दे दी तो मुझे भी परमिशन दीजिए। तो मेरी तैयारी, चूंकि रात के समय जब मना हो गया तो मैंने तैयारी बंद कर दी। लेकिन परमिशन जब मुझे मिल गई तो मेरे अपने लोग गोंडा सदर विधानसभा के थे, बाकी जगह के लोग जो अपोजिशन के थे वो चारों तरफ से आए थे। वो मैं समझता हूँ कि कोई प्रदेश नहीं बचा था जहाँ कुश्ती संघ के लोग ना आए हों, और इस जनपद के हर विधानसभा से जो भी उनके लोग थे वो सारे लोग उस रैली में थे। मेरा रोड शो बहुत बड़ा था, हम लोग पैदल निकले थे और कम से कम 5 किलोमीटर का काफिला था। बड़गांव पुलिस चौकी से इनकैन चौराहा जो गुरु नानक चौक है, वहाँ के बीच में कहीं जगह नहीं थी एक साइड में कि आप वहाँ तिल भी डाल सकते हो, सरसों भी डाल सकते हो। लेकिन एक ये जो वीडियो, एडिटेड वीडियो लोगों ने वायरल कर दिया, बहुत शातिर लोग हैं, उन शातिर से निपटना मुझे आता है। उस समय थोड़ा हम पिछड़ गए, लेकिन आगे भविष्य में कभी ऐसा हमसे गलती नहीं होगी। एक चाल के ऊपर 2 चाल हम लेके चलेंगे, 2 प्लान, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों हो सकता है। मतलब तैयारी आगे की जोरों से रहेगी। निश्चित रूप से, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हम जानते हैं। अनुभव धीरे धीरे बहुत कुछ सिखाता है, तो अनुभव के आधार पर हमने सीख लिया है, और किस तरह से किससे निपटना वो भी समझ में आ गया। स्वर्गीय पंडित सिंह और बृजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक अदावत शुरू होने से पहले उनकी मित्रता हुआ करती थी। क्या ऐसी कोई मित्रता सूरज सिंह और प्रतीक भूषण शरण सिंह के बीच में है? देखिए, मित्रता स्मृति से पंडित सिंह जी और बृजभूषण सिंह जी में नहीं थी। हमारे जो फादर स्वर्गीय रवीन्द्र सिंह थे, उनसे और सांसद बृजभूषण सिंह से मित्रता थी, और वो मित्रता का वक्त मैंने नहीं देखा। मैं बचपन में था, तो जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने जाना, तब से ये माना कि राजनीतिक विरोधी या अन्य तरफ के विरोधी कोई भी है तो वो सांसद कैसरगंज जी हैं। और कहीं ना कहीं मेरे समझ में जो आता है वो ये आता है कि मेरी और प्रतीक भूषण सिंह से कभी तो बात भी नहीं होती है। हाँ, एक वीडियो, एक फोटो वायरल हुई थी गोंडा नगर पालिका का। गोंडा नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो समाजवादी पार्टी से चुनी गई। हम लोगों ने मेहनत करी थी, हम लोगों ने सबने मिलकर उनको, समाजवादियों ने चुनाव लड़ाया था, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। मुझे भी आमंत्रित किया गया था, उनको भी आमंत्रित किया गया था। तो एक शिष्टाचार जो होता है एक विधायक के प्रति, और उनका भी मेरे प्रति जो शिष्टाचार था वो साथ में आया। बाकी ना कभी मुलाकात होती है ना कभी बात होती है। हाँ, कभी मिलेंगे तो ऐसा नहीं, कोई दूरी नहीं है, वो भी नमस्कार करेंगे, मैं भी नमस्कार करूंगा, लेकिन कोई भी मित्रता हमारे उनके बीच में नहीं है। इससे पहले कितनी मुलाकातें हुई आपकी प्रतीक भूषण सिंह से? एक तो मंच की मुलाकात है जो सबके सामने थी। एक बार हम लोग विधानसभा सचिवालय में, विधानसभा में थे, वहाँ पर ये किसी काम से गए थे। मैं भी अपनी एक जन समस्या लेकर वहाँ के एक अधिकारी से, प्रमुख सचिव से मिलने गया था, तो वो बीच की मुलाकात कॉरिडोर में हो गई थी। उससे पहले जब ये हमारी पार्टी में थे, इनके पिता हमारी पार्टी में थे, उस टाइम 1-2 रैली में हम लोग साथ में मोटरसाइकिल पे घूमे, और ये भी समाजवादी का झंडा उठा के घूम रहे थे, मैं भी समाजवादी का झंडा उठा रहा था। ये भी मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद लगा रहे थे, और अखिलेश यादव जिंदाबाद, मैं भी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद लगा था। उसके अलावा मेरी कोई मुलाकात नहीं। हमारी दिलचस्पी इस बात में है कि जब दो राजनीतिक प्रतिद्वंदी मिलते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है? देखिए, राजनीति मैंने बड़ों से सीखी, तो चाहे वो माननीय मंत्री जी हों या नेताजी हों, मैंने दोनों को देखा है और पढ़ा है और जाना है, वीडियो भी देखा है। मैं समझता हूँ राजनीति अपनी जगह है और प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है। हम कोई कुश्ती मल्ल युद्ध नहीं कर रहे हैं कि आपस में हाथापाई करेंगे। ठीक है, राजनीति उनकी अपनी जगह है, हमारी अपनी जगह है। दो राजनीतिक जब मिलते हैं तो उनको मुस्कुरा के मिल लेना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। गले भी मिलते हैं दो राजनीतिक प्रतिद्वंदी? गले तो मैं कभी मिला नहीं, और कोशिश करूंगा कि गले अगर कोई मिलना चाहेगा तो मिल लूंगा, मुझे कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। अहंकार को छोड़ दो, संस्कार पर वोट दो। सूरज सिंह जी किस अहंकार की बात कर रहे थे? देखिए, ये मेरा स्लोगन नहीं था, ये जनता जनार्दन का स्लोगन था, और किसी ने मुझे सुझाव दिया कि ये स्लोगन आपके लिए अच्छा रहेगा, और मैंने ये स्लोगन जो है अपने चुनाव में रखा था, और उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि लोगों को ये समझ में आता था कि हाँ, एक सभ्य और एक
अच्छा लड़का सूरज है। अब दूसरों के बारे में क्या ख्यालात थे मुझे नहीं पता था, तो मुझे ये लगता था कि मंत्री जी से जो संस्कार मुझे मिले हैं। दूसरी तरफ लोग जो आज बात करते हैं, लोगों का मिलना विधायक से नहीं हो पाता है, लोग प्रयास करते हैं फ़ोन करने का तो फ़ोन पे भी बात नहीं हो पाती है। तो इस तरह की बात ही तो एक विधायक होने के बाद, दूसरी बार विधायक होने के बाद लोगों से लोग मिल ना पाएँ, फ़ोन पे बात ना कर पाएँ, तो वही एक बात आई थी कि अहंकार को छोड़ दो और संस्कार पर वोट दो। आपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक और बात कही, खुद को स्विच ऑन नेता बताया। इस जिले में कोई स्विच ऑफ नेता भी हैं? देखिए ये फेमस था पूरे गोंडा में, यहाँ तक कि पाटन मंडल में, कि पंडित सिंह जी जो थे उनका मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता था। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने देखा कि मंत्री जी जब सोते थे तो अपनी तकिया के पास 3 छोटे फ़ोन लेकर सोते थे, जिसकी बैटरी ज़्यादा देर तक चलती हो। ये बड़ा वाला फ़ोन वो नहीं यूज़ करते थे, एंड्रॉइड कभी नहीं यूज़ करते थे। उनका ये कहना था कि जल्दी है कि बैटरी चार्ज खत्म हो जाता है, तो छोटका वाला रखो, छोटका ज़्यादा अच्छा लागत है। तो छोटा वाला फ़ोन लेके वो सोते थे, और उसकी बैटरी वाकई में, अगर आप सिर्फ बात ही करना है, अगर आप नेट नहीं यूज़ करते हैं, तो बैटरी आपकी काफ़ी देर तक चलती। तो वो फ़ोन उनका स्विच ऑफ नहीं होता था। और बाकी जो लोग और थे, आज भी वही स्थिति है। आज भी आप, शायद मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक दो विधायक हैं जिनका फ़ोन खुला रहता है, जो बात से करते हैं, बाकी सबका विधायक और सांसद का फ़ोन बंद रहता है, कोई बात ही नहीं कर सकता। यहाँ तक कि प्रतिनिधि लोग को अगर बात करना कोई चाहता है, प्रतिनिधि से बात करना चाहता है, तो उनसे भी, प्रतिनिधि से बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि इस समय बात करना। तो ये फ़र्क है हमारे और उनमें। जिस तरह पंडित सिंह जी ने अपना पूरा जीवन एक पार्टी के पीछे बिता दिया, क्या आप भी इसी पार्टी में लगातार निरंतर बने रहेंगे आजीवन? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो धरोहर है, वो हमारी पहचान यही है कि हम लोग समाजवादी पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं। पूरे मंडल में, यहाँ तक कि सबका नाम ले रहे हैं, आज सब लोग मंत्री जी का नाम लेते हैं, तो मुझे भी किसी का नाम लेने में दिक्कत नहीं, चाहे वो राजघराना हो मनकापुर का, वो आनंद सिंह जी रहे हों, चाहे माननीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा रहे हों, चाहे माननीय सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह रहे हों कैसरगंज, ये सब समाजवादी पार्टी के झंडे के तले आए। लेकिन अगर अकेला व्यक्तित्व कोई ऐसा है, या अकेला परिवार ऐसा कोई है जिसने समाजवादी पार्टी का झंडा सन 1992, जब से पार्टी की स्थापना की गई, जब से पार्टी के संस्थापक लोगों ने मिलकर इसकी नींव रखी, तब से लेकर आज तक, अगर कोई एक परिवार है जिसने सिर्फ एक पार्टी का झंडा उठाया, तो माननीय मंत्री पंडित सिंह जी का परिवार। तो मैं समझता हूँ ये हमारी धरोहर है। इस असेट को हम जो है अपने साथ रखना चाहते हैं, और जीवन पर्यंत, अगर जब तक मेरा जीवन रहेगा, तब तक हम लोग इसी समाजवादी पार्टी के झंडे के तले, अखिलेश यादव जी या उनके और भी पार्टी के जो लोग आगे इस पार्टी को बढ़ाएंगे, उनके साथ हमारा परिवार, हम सब लोग रहेंगे। 19 दिसंबर 2022 इस तारीख को न्यायालय द्वारा पंडित सिंह पर हुए हमले में आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया जाता है। तो क्या सूरज सिंह और उनका परिवार आगे हाईकोर्ट में अपील करेगा? अगर अभी तक आपने नहीं किया तो क्या आगे करेंगे? नहीं, अपील करेगा नहीं। अपील तीसरे दिन ही हो गई थी, जैसे यहाँ थी। का आदेश जी। मिला है। हाईकोर्ट में अपील हो गई थी, 2 डेट्स आ चुकी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जी। और हम लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे, और अपने लिए न्याय मांगेंगे। और हमें भरोसा है कि न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये सारे लोग मिलकर हमको कहीं ना कहीं ये हमें न्याय देने का काम करेंगे। जी। जो घटना हुई थी, उस घटना में कोई, इस पूरे देवी पाटन मंडल में हर व्यक्ति जानता है कि घटना के पीछे कौन था, घटना किसने कराई, घटना किसने करी। तो ठीक है, किन्हीं कारणों से साक्ष्य के अभाव में हम लोग यहाँ से लोअर कोर्ट पे जो है उनको बरी कर दिया गया, ये विषय अलग है। लेकिन हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी पार्टी के आदर्श हैं, और उनकी एक लाइन है कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। सूरज सिंह ने गोंडा की जनता के लिए विपक्ष में बैठकर कौन कौन से मुद्दे उठाए? देखिए, अगर मैं देखूं तो अभी तक गोंडा में अगर बड़े काम देखे जाएं, तो जो अस्पताल बनवाए गए हैं, जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, इसके अलावा पॉलिटेक्निक हो गया, इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, आज शहर के बीचों बीच से जो फोर लेन निकली, जिसकी वजह से शहर खूबसूरत दिखता है, वो समाजवादी पार्टी का काम है। और जो भविष्य की बातें हैं, जैसे अभी एक विश्वविद्यालय का मुद्दा था, विश्वविद्यालय गोंडा में 2 जगह जमीन जो है वो चयन किया गया, उसका प्रोजेक्ट बना के भेजा गया, एक डोमा कल्पी में और दूसरा सुजबली सिंह बनकट में। ये 2 जगह पर ज़मीन चयनित की गई, और उसको देखकर उसका सारा मैपिंग करके और यहाँ से भेजा गया। इन्हीं कारणों से हमारे पार्टी के जो नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के नेता, वो लोग निरंकुश थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विश्वविद्यालय आएगा या नहीं आएगा। उन्होंने उस बात को मजबूती से नहीं रखा, और बलरामपुर के नेताओं ने इस बात को अपने लिए मजबूती से रखा। वहाँ के अधिकारियों ने उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करी, और माननीय मुख्यमंत्री ने, हमें लगता है कि उस प्रेजेंटेशन के आधार पर वो विश्वविद्यालय बलरामपुर में भेज दिया। शुरुआती दौर में जब ये आवाज़ उठी, कुछ संगठन ने आवाज़ उठाई, तो हम लोगों ने एक रणनीति के तहत ये तय किया कि हम लोग अभी ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर यदि हम लोग आवाज़ उठाते हैं
तो लोग इसको विपक्ष का मुद्दा बना देंगे। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम बाद, लगभग 10 दिन बाद आवाज़ उठाई और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करी है, वो बाहर गए थे, लौट के आए तो मैंने पूछा कि भैया इस विश्वविद्यालय के लिए विपक्ष को भी कुछ करना है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, आपकी परमिशन चाहता हूँ, यदि आप परमिट करो तो मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से भेंट कर लूँ या उनको पत्र लिखकर मांग करूँ कि मुझे भेंट करनी है और गोंडा के भविष्य के लिए मैं उनसे हाथ जोड़कर और उनसे प्रणाम करके उनसे गोंडा के भविष्य के लिए विश्वविद्यालय चाहता हूँ। उन्होंने हमको परमिशन दी कि ठीक है, तुम चाहो तो मिल सकते हो। मैंने पत्र लिख के उनसे अनुमति मांगी, अगर समय मिल जाएगा तो मैं जाकर उनसे बात करूंगा, नहीं मेरा पत्र तो वहाँ पहुँच ही चुका है। तो हम समझते हैं विश्वविद्यालय एक बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा शहर में सीवर लाइन एक बड़ा मुद्दा है। पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल नहीं, यहाँ आए दिन जो है घंटों जाम लगा रहता है, चौराहे छोटे हैं, चौराहों पे अतिक्रमण भी थोड़ा बहुत है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग भविष्य में इस शहर को खूबसूरत बनाने का प्लान कर रहे हैं और आगे विश्वविद्यालय इस जनपद को कैसे मिलेगा, हमें बलरामपुर से कोई परहेज नहीं है। बलरामपुर को विश्वविद्यालय मिल जाए, हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ तरीका निकाल कर और हम लोग की आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री सुनेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से भी मैंने आग्रह किया है कि गोंडा के लिए आप एक पत्र लिखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। संभवतः मेरी अगली मुलाकात जब होगी तो मैं एक बार उनसे फिर निवेदन कर लूंगा। संभवतः पत्र लिखा जा चुका होगा, एक वो भी पत्र गोंडा के लिए लिखेंगे और हम सब लोग मिलकर गोंडा के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए जो भी प्रयास होगा उसमें लगे रहेंगे। सूरज जी, आपने मुद्दे गिनाए, लेकिन जो सबसे चर्चित मुद्दा रहा, जिसमें जो सत्ता पक्ष के नेता थे उनका नाम भी आया, चाहे वो भूमाफियाओं का एक सिलसिला जो चला, उसके बाद एक बड़ी बेशकीमती जमीन को कुछ सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई, फिर खनन का मामला आया, उसमें आपके द्वारा और आपकी पार्टी के द्वारा कोई स्टैंड नहीं लिया गया। विपक्ष शांत नजर आता है, ऐसा क्यों? देखिए, स्टैंड लेने की जहाँ तक बात है, हम लोग की पहुँच जिलाधिकारी और उसके बाद राज्यपाल तक है। पत्र हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को लिखा है और ज्ञापन जो सौंपा राज्यपाल जी के नाम भेजा है। इससे पहले शहर में जो आपने इसकी बात कही है, भूमि कब्जे की बात करी है, अभी आपने देखा होगा पिछली बारिश में शहर का कोई कोना ऐसा नहीं था जो बचा हो, सब डूब गया है। आज सत्ताधारियों के संरक्षण में तमाम ऐसे भूमाफियाओं ने पूरे शहर की ज़मीनों को पाट लिया है, पाट कर उसकी प्लॉटिंग कर दी है। प्लॉटिंग करने के बाद स्थिति ये है कि अच्छे खासे घरों में जो सतह से 2-2, 3-3 फीट ऊपर बने हुए हैं, जिनकी कुर्सी बहुत ऊपर है, उनमें भी पानी भरा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जनता भी देख रही है और जो प्लॉट्स गलत तरीके से पाटे गए हैं, तालाब की भूमि पाटी गई है, तमाम ऐसे नालों को पाट लिया गया है, उन सब पर कार्रवाई अगर ये सरकार करेगी तो करेगी, नहीं हम लोग का समय आएगा तो देखा जाएगा, करेंगे इसको। मतलब आगे इस पर आप आवाज उठाएंगे? निश्चित रूप से। लोगों ने कहा कि विश्वविद्यालय मामले पर जब बगल के जिले बलरामपुर में एसपी यादव समेत तमाम नेता पत्र लिख रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ किया नहीं और अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर एसपी यादव साहब को। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री हैं और इस समय वर्तमान विधायक हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई और हम लोगों ने जो पत्र की बात थी, वो पत्र भी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के पैड पर पत्र गया। हाँ, ठीक बात है कि हम लोगों ने उसको इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल नहीं किया। यदि आप चाहोगे तो पत्र आपको दिखा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये बात तो तब बड़ी हो चुकी जब अखबारों ने छापना शुरू कर दिया कि विश्वविद्यालय की भूमि का जो है वो अधिग्रहण जो है बलरामपुर जनपद में किया जा रहा है। हम लोग को पूरा भरोसा था। आप देखिए, गोंडा में 2-2 MP, 2 माननीय सांसद हैं, MLC साहब भी यहाँ के जो है भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, 7 विधायक हैं, बाकी सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं। तो गोंडा के लोगों ने 2022 में या 2019 में एक बड़ा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर जताया था। तो हम लोग को ये उम्मीद थी कि हमारी आवाज़, गोंडा की आवाज़, ये सब उठाने का काम करेंगे। लेकिन जब हम लोग नाउम्मीद हो गए, हम लोग को लगा कि ये लोग एक बार भी, यहाँ तक कि एक बयान भी किसी का नहीं आया है, बहुत हास्यास्पद बयान आया है माननीय मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं रमापत शास्त्री जी का, कि उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। माननीय सांसद जी ने कहा कि एक परंपरा की शुरुआत थी, ये शुरुआत तो जो है एक नेता ने तत्कालीन की थी, उसके बाद जो है परंपरा का हम भी वो निर्वहन कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारा काम जो गोंडा का हक छीनने का काम माननीय एसपी यादव जी ने किया है। तो मैं समझता हूँ एक सिंगल विधायक, जो विपक्ष का विधायक, उन्होंने गोंडा का हक छीन लिया और यहाँ पर 7-7 विधायक, 2-2 MP अपना हक वापस नहीं ला पा रहे हैं। बहुत हास्यास्पद है। ऐसे बयान को हम यही कहेंगे कि ये परिपक्व बयान नहीं है और परिपक्वता होनी चाहिए। लोगों के बीच में एक मैसेज देने की बात है। अगर मैं विधायक होता और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव होते, तो मुझे विश्वास है कि मैं उनसे जाकर किसी तरह से उनसे हाथ पकड़कर, उनसे जिद करके, उनसे हट करके, एक छोटे भाई होने के नाते मैं गोंडा के भविष्य के लिए विश्वविद्यालय लाता। अगर विश्वविद्यालय बलरामपुर भी चला गया होता तो चाहे दूसरे विश्वविद्यालय के लिए या कुछ अन्य प्रयास जो कि सॉलिड प्रयास होता, मैं करने का काम करता। लेकिन बहुत दुखद है कि कोई भी विधायक या सांसद आज तक मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाए।
विश्वविद्यालय की लड़ाई को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या क्षेत्रवाद की लड़ाई है? नहीं, कोई क्षेत्रवाद की लड़ाई नहीं है। सीधे तौर पर मैं कहूँगा कि सभी लोगों ने प्रयास किया। ज़मीन को जो है वो प्रोजेक्ट बनाया गया, जो ज़मीनें यहाँ से गईं उसमें क्या कारण था, अंदर की बात क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता है। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर बलरामपुर को ये माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है, और क्यों हुआ कैसे हुआ इसके सतह पे जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष की आवाज़ को भी अपनी आवाज़ मानकर और हम लोग की आवाज़ पर, विश्वविद्यालय के नाम पर यहाँ पर हम लोग को कुछ तो राहत देने का काम करेंगे, जिससे जनता जनार्दन को ये लगे कि हम लोग साथ में भारतीय जनता पार्टी के वोट दिए हैं, लोगों को जिताया है तो हमारी मदद हुई। क्या लगता है आपको 2017 में जब से भाजपा की सरकार आई और गोंडा सदर में भाजपा का प्रत्याशी जीता, उसके बाद से आपको विकास का दर बढ़ता हुआ दिख रहा है या घटता हुआ दिख रहा है? आप क्या मानते हैं इसे? देखिए, विकास के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज जो 2015 लास्ट में शिलान्यास हो गया था और उसका 45% काम जो है 2 साल 1.5 साल में हो गया था। आज 6 साल हो गया, अभी तक उसका जो है शुभारंभ नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ विकास का पैमाना आप यहीं से देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पे 2 अस्पताल बनाए गए थे, लगभग 180 बेड का जिला पुरुष अस्पताल था और महिला अस्पताल 150 बेड का था। तो हमेशा ये दोनों अस्पताल होने की वजह से ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। मेडिकल कॉलेज की बात भी बहुत दिनों से कही जा रही है कि मेडिकल कॉलेज चालू होगा। ठीक है, किसी काम को होने में समय लगता है, हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज गोंडा को दिया है, बन के तैयार हो जाएगा, हमारे धरोहर के रूप में मेडिकल कॉलेज भी आएगा। लेकिन जिस तरह से आए दिन क्रॉसिंग, जो ये रेलवे की क्रॉसिंग है, उस पर 5-5 साल से, जहाँ मैं बैठा हूँ उसके बगल में 500 मीटर पे एक महादेवा गुमटी है, उसके ऊपर जो है फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन 5 साल हो गया आज तक काम नहीं है। पैमाना क्या है, लोग, रास्ता बनता तमाम 10-10, 15-15 किलोमीटर की तरफ से घूम के जाना पड़ता था। लोगों को समस्याएं हुई हैं, विकास के नाम पर सिर्फ ठगा गया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। 2 काम भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन तरीके से आता है, अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कैसे करनी है, और राशन और जो है 5 किलो गल्ला देकर किस तरह से लोगों को प्रभावित करना है, और हर महीने लोगों को याद कराना है कि हम आपको राशन दे रहे हैं। हर महीने की लाइन लगाकर वो राशन बांटते रहते हैं। विश्वविद्यालय मामले पर एक सवाल छूट गया था। आपने कहा कि अखिलेश यादव से आपकी बातचीत हुई है। अखिलेश यादव जी से जब आपने विश्वविद्यालय मामले पर गोंडा के लिए बात किया, तो बलरामपुर भी तो उनके यूपी में आता है। क्या बलरामपुर के लिए फिर उनका स्टैंड क्या रहेगा? उनका स्टैंड सिर्फ यही था। हमने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा गोंडा के लिए अगर आप बात करना चाहते हो, एक डेलीगेशन लेके आके आप मिल लो और अपनी बात कह लो, और देखो क्या रास्ता निकलता है कि गोंडा का भी उद्धार हो और बलरामपुर का भी उद्धार हो। हम बलरामपुर के भी लोग हमारे अपने लोग हैं, मेरे तमाम रिश्तेदार हैं, तमाम लोग हैं, सभी लोग अपने ही हैं। बलरामपुर का भी उद्धार हो, हमारे यहाँ का भी कुछ ना कुछ हो, हम दोनों लोग आगे साथ में बढ़ेंगे। देवीपाटन मंडल का चेहरा सिरमौर होने के नाते, जो गोंडा मुख्यालय है पूरे मंडल का, इस नाते गोंडा मुख्यालय पर विश्वविद्यालय होना बहुत जरूरी है। 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, 24 में इंडिया गठबंधन जो बना है, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि जिस तरह से लोग परेशान हैं, चाहे वो व्यापारी हो, व्यापारी को जीएसटी ने एकदम कमर तोड़ रखी है, चाहे छात्र हो, कोई भी परीक्षा देने के बाद उसका पेपर लीक हो जाता है, पुनः परीक्षा कराई जाती है, और सिर्फ लड़कों को क्या मिलता है कि आपका फॉर्म का जो पैसा है वो दोबारा भरना चाहो तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा जी। बच्चे यहाँ से लेकर और 100-100, 200 किलोमीटर तक बस की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, इम्तिहान देते हैं, खाली पेट भूखे पेट रहकर जाकर प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, रोडवेज बस स्टेशन पर सोते हैं। उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ ये मिलता है कि पेपर लीक हो गया, वापस जाइए दोबारा पेपर होगा। छात्र परेशान हैं, बेरोजगारी इस कदर है कि लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तमाम बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं है। जहाँ तक किसान का मुद्दा देखें, हमारे यहाँ पर लोकल एक बजाज शुगर मिल है, वहाँ का पैसा लगभग 100 करोड़ के आसपास बकाया अभी तक है। कुछ भुगतान हुआ है, कुछ कम हुआ होगा, इधर लेटेस्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन भुगतान के नाम पर बजाज चीनी मिल का कहना है कि हमारे पावर सप्लाई का पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही, इसलिए हम लोग पैसा गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। किसान परेशान है, किसान को मंडियों पर उसके जो लागत है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उसके जो किसान की उपज है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ तमाम वृद्धा लोग ऐसे हैं जिनको एक सहारा था, समाजवादी पेंशन के रूप में 500 रुपये महीना मिलता था, वो पेंशन बंद पड़ी हुई है। तमाम एम्बुलेंस ऐसी हैं जो कबाड़ में चली गई हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। एम्बुलेंस के जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे उसके ड्राइवर हो चाहे और सारे लोग हों, वो सब लोग परेशान, उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही संविदा पे जो लोग थे। उसके अलावा जो ओपीएस पेंशन है, तमाम ऐसे जो लोग हैं जो पेंशन के लिए परेशान थे, हमारे शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र हैं, तमाम ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, हमारी और भी संगठन की कार्यकर्त्री हैं, सबको कहीं ना कहीं जो
उनका संविदा का जो वेतन मिल रहा है, जो भुगतान मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। इन सब के नाम पर समाजवादी पार्टी ने तमाम बातें रखी थी और उस पर लोगों ने भरोसा भी जताया। कुछ कम मार्जिन से हम लोग पीछे रह गए, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को इस सभी बातों पर कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा होगा और भरोसा होने के बाद इंडिया गठबंधन के पक्ष में चुनाव होगा और चुनाव हम लोग जीतने का काम करेंगे। बहुत कम वोटों से आपकी जीत हार का अंतर रहा था 2022 में। जी, क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से लोकसभा कैसरगंज हमारे पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी लड़े थे और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात करी है हम लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आशीर्वाद देंगे तो हम लोग कैसरगंज से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जी। इस शो के अंत में एक आखिरी सवाल। जी, एक दिन हम गोंडा समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर गए तो वहां सुनने में आया कि सभी नेता जिला अध्यक्ष उस समय के पप्पू यादव को हटवाने के लिए लखनऊ गए हुए हैं। क्या कोई नाराजगी चल रही थी सूरज सिंह उस समय, क्योंकि सूरज सिंह भी गोंडा में मौजूद नहीं थे, कोई देखिए, नाराजगी चल रही थी पप्पू किसी यादव को में? हटाने या हटवाने में कोई प्रयास नहीं करता है। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा कि जो जिला अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में 2 चुनाव लड़ा गया, विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। विधानसभा की 7 सीटों को पराजय हासिल हुई और दोनों लोकसभा में पराजय हासिल हुई। तो परिवर्तन किया गया, जैसे मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ कि गोंडा सदर में लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन का समय था और वक्त जो है वो परिवर्तनशील है और इसी नाते से पप्पू यादव जी जो हमारे पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष थे उनको हटाकर नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस बात से मुतमईन होंगे कि हम इनको हटा के दूसरे किसी को बनाएंगे तो हो सकता है बेहतर होगा, इसलिए हटाया गया। बाकी किसी को हटाने की कोई बात नहीं थी। जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।